नमस्कार दोस्तों, देखो सीखो स्टडी में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों सामान्य ज्ञान का सेट नंबर 45 आ चुका है 45। अगर आप दोस्तों एग्जाम देने जा रहे हैं यूपीडब्ल्यूएससी का पीटी, यूपी पुलिस या फिर आप जूनियर असिस्टेंट, वीपीओ, वीडियो, रेलवे एसएससी, जीडी, एमटीएस, स्टेट्समैन, ग्रुप डी, आरपीएफ, दिल्ली पुलिस या कोई भी एग्जाम जिसमें आपका सामान्य ज्ञान पूछा जाता है तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए दोस्तों ये सेट इंपॉर्टेंट होगा और 100% जो हम सीरीज चला रहे हैं 100% इसमें से क्वेश्चन फंसने के चांसेस हैं। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहला नंबर जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन का लेवल देखिए, आपको पता चलेगा मुद्रास्फीति से दोस्तों बाजार में जो क्या चीज हो जाता है। देखिए मुद्रास्फीति जो होता है इसका मतलब कई लोग नहीं समझते, इसका मतलब होता है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन मतलब इसका मतलब है कि महंगाई। तो दोस्तों क्या हो जाएगा, बाजार में जो चीजें हो जाती हैं वो महंगी हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं? महंगी हो जाती हैं। याद देखिएगा, बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट सुनिए ध्यान से। मुद्रास्फीति को कम करने के लिए दोस्तों एक साख नियंत्रण का उपाय है, उसको अपनाया जाता है। ठीक है, अगर बात करेंगे मुद्रास्फीति वह अवस्था है जब क्या होगा, वस्तु की तुलना में मुद्रा की संख्यात्मक मान में वृद्धि हो जाती है। ठीक है, यानी पैसा ज़्यादा बढ़ जाता है, वस्तु कम हो जाता है तो महंगाई बढ़ जाती है, इसे मुद्रास्फीति कहते हैं। इससे महंगाई बढ़ जाती है, यानी बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, संरचनात्मक बेरोजगारी किस कारण उत्पन्न होती है। तो जो संरचनात्मक बेरोजगारी है ये उत्पादन वृद्धि तथा जो है उत्पादित वस्तुओं की प्रकृति में परिवर्तन के लिए दोस्तों ये हो जाता है, यानी इसी के दशा में जब हो जाता है तो ये हो जाता है, यानी यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। इसको समझिएगा दोस्तों, जो संरचनात्मक जो बेरोजगारी है इसका जो होता है उत्पादन जो वृद्धि है तथा जो उत्पादित वस्तु है इसकी प्रकृति में अगर परिवर्तन की दशा के कारण दोस्तों ये उत्पन्न हो जाता है। नहीं समझे? चलिए, जो औद्योगिक क्षेत्र है इसमें संरचनात्मक परिवर्तन का परिणाम स्वरूप क्या होता है, उत्पन्न जो बेरोजगारी होता है, मतलब उसमें संरचनात्मक परिवर्तन हो जाता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे मान लीजिए कि पहले कोई कंपनी थी जो कि 2G में बहुत ऊपर थी। आप जानते हैं, बहुत सारे कंपनी का नाम नहीं लूंगा, नोकिया इत्यादि बहुत सारे हैं। तो जब 3G आया तो किसी और कंपनी ने, मतलब उसमें क्या हुआ, परिवर्तन हुआ। ठीक है, वस्तुओं के प्रकृति में दोस्तों परिवर्तन हुआ, लेकिन ये जो 2G में थी वो 3G में नहीं कंप्लीट कर पाई। फिर उसके बाद 4G आ गया, 5G आ रहा है, 6G आ रहा है, तो जो उसमें परिवर्तन के साथ नहीं ढल पाएगा तो उसका दोस्तों क्या हो जाएगा, संरचनात्मक बेरोजगारी में वो आ जाएगा। अब इसका मतलब ये बेरोजगार तो होगा ही। जैसे पहले लिखा पढ़ी वाला काम होता था, पेन कापी वाला, अब कंप्यूटर वाला आ गया। कंप्यूटर में अगर आप नहीं परिवर्तन करेंगे, आप अपने मान लीजिए जैसा आपका रोजगार है, जो भी आपका बिजनेस है, उसको अगर आप ऑनलाइन नहीं लाएंगे, बहुत सब चीज़ें में मॉडर्न थोड़ा सा नहीं होंगे तो वो मतलब खराब हो जाएगा। मतलब कह सकते हैं कि मतलब स्लो हो जाएगा, ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, तो इसी से ये रिलेटेड है, इस परिवर्तन के लिए ही ये बात बोली जा रही है। जो संरचनात्मक रोजगारी होती है ये दीर्घकालिक होती है दोस्तों, और भारत में बेरोजगारी का जो स्वरूप है वो सबसे अधिक है संरचनात्मक वाला। नेक्स्ट बात करेंगे, मल्होत्रा समिति का संबंध किससे है। मल्होत्रा समिति दोस्तों जो है बीमा क्षेत्र से रिलेटेड है। क्या है? बीमा क्षेत्र से। 1994 में दोस्तों क्या हुआ, जो है मल्होत्रा समिति का गठन किया गया और बीमा क्षेत्र में सुधार के लिए किया गया। ठीक है, इसने इसी की सिफारिश पर दोस्तों 1900 माने 5 साल बाद 1999 में ARDAI का गठन हुआ। इसी की सिफारिश पर हुआ था, याद रखिएगा। ठीक है, 1999 में गठन हुआ है ARDAI का। ठीक है, चलिए, इसका जो फुल फॉर्म है कई बार एग्जाम में आता है, IRDAI का जो है फुल फॉर्म आता है एग्जाम में, तो इंश्योरेंस, ठीक है, रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। याद रखिएगा, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, और ये क्या है, ये बीमा क्षेत्र की सबसे बड़ी जो है नियामक संस्था है। अगर बात करेंगे बैंकिंग जो सुधार है उसके लिए कौन सी समिति थी, तो अगर नरसिम्हन समिति आ जाएगा। क्या आ जाएगा? नरसिम्हन समिति। ये किसके लिए था? ये जो बैंकिंग सुधार के लिए था। ठीक है, और अगर आ जाएगा कर सुधार के लिए, तो कर सुधार के लिए कौन सी समिति थी? चलैया समिति। कौन सा था? चलैया समिति। ये कर सुधार के लिए, ये जो नरसिम्हन समिति जो था बैंकिंग सुधार के लिए, और मल्होत्रा समिति बीमा सुधार के, मतलब बीमा क्षेत्र के सुधार के लिए। इसी के तहत 1999, वो तो आई है 1994 में। ठीक है, मल्होत्रा समिति, इसी के सिफारिश पर दोस्तों 1999 में क्या हुआ है, IRDAI का, यानी इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का क्या हुआ है, गठन हुआ है। नेक्स्ट बात करेंगे, भारत में स्वपोषित
विकास का उद्देश्य सर्वप्रथम किस पंचवर्षीय योजना में अपनाया गया? तो देखिए तीसरी पंचवर्षीय योजना, और ये पंचवर्षीय योजना फेल भी समझी जाती है। जैसे कि आप जानते हैं कि जो है 51 से 1951 से और 56 पहली होगी, उसके बाद दूसरा क्या हो जाएगा 56 से 61 दूसरी हो गई, तीसरी यहीं पर आपका 61 से मतलब 1900 है सब 1961 से 66 तीसरी होगी। ये दोस्तों जो है इसको फेल भी समझा जाता है। क्यों समझा जाता है? इसमें दोस्तों जो है जो टारगेट किया गया था या फिर जो मुख्य उद्देश्य था वो था दोस्तों कृषि और उद्योग दोनों को प्राथमिकता देने का। लेकिन क्या हुआ था कि भारत चीन युद्ध और जो है भारत और पाक युद्ध, और बात करेंगे जो अभूतपूर्व सूखा, ये सभी चीज़ें जो है कारण रहा, जिसके कारण जो है तृतीय पंचवर्षीय योजना जो है बोली जाती है कि असफल है। नेक्स्ट बात करेंगे निम्न में से कौन सा टैक्स जो है क्या है प्रत्यक्ष कर नहीं है? इनमें से कौन सा जो प्रत्यक्ष नहीं है? मैंने आपको एक बार समझाया था प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। देखिए जब व्यक्ति पर लगेगा तो प्रत्यक्ष हो जाएगा, आयकर आपका प्रत्यक्ष नहीं है यानी अप्रत्यक्ष वाला होगा। ये वस्तु पर जब लगेगा ना, वस्तु पर जब लगेगा तो हम क्या कहेंगे अप्रत्यक्ष, और व्यक्ति पर जब लगेगा तो प्रत्यक्ष कहेंगे। तो आयकर व्यक्ति पर लगता है, निगम कर हो गया, संपत्ति कर हो गया, बिक्री कर जो है किस पर, उत्पाद पर लगेगा, वस्तु पर लगेगा, तो यही जो है अप्रत्यक्ष कर है। ठीक है, याद रखिएगा। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट सुन लीजिए, जैसे आपका आयकर, संपत्ति कर, उपहार भी किसी को दिया जा रहा है ना, तो वो भी आपका प्रत्यक्ष कर में ही रखा जाएगा। अगर बात करेंगे अप्रत्यक्ष तो बिक्री कर हो जाएगा, ऐसे ही आपका उत्पाद कर हो जाएगा, कोई उत्पाद हो जाएगा, तट कर हो जाएगा, या फिर दोस्तों जो है सीमा शुल्क हो जाएगा। ये क्या है? ये सब जो है अप्रत्यक्ष कर है। अगर दोस्तों बात करेंगे अगर आयकर, संपत्ति कर, ठीक है, आयकर हो गया, संपत्ति कर हो गया, या फिर दोस्तों जो है निगम कर हो गया, उत्तराधिकार कर हो गया, धन कर हो गया, उपहार कर हो गया, ये सब जो केंद्र सरकार लगाती है या केंद्र सरकार का कर है। नेक्स्ट बात करेंगे भारत सरकार ने राष्ट्रगान को कब अधिकृत किया है? तो इसको याद करने का ट्रिक ये है कि 2 दिन पहले, गणतंत्र दिवस जो मनाते हैं उससे 2 दिन पहले चले जाएगा, यानी 24 जनवरी 1950 को दोस्तों जो है क्या जो है जन गण मन जो है ये भारत का राष्ट्रगान है। इसके रचयिता पूछा जाएगा या रचनाकार पूछा जाएगा तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी को याद रखेंगे। ठीक है, 24 जनवरी 1950 को दोस्तों राष्ट्रगान को अपनाया गया था। अगर बात करेंगे दोस्तों कि सर्वप्रथम कब ये गाया गया, तो ये याद रखेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में आता है। 27 दिसंबर 1911, 27 दिसंबर 1911 में दोस्तों जो है राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में, कौन सा? राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में, कोलकाता कलकत्ता कुछ भी कहिए, कलकत्ता अधिवेशन में दोस्तों सर्वप्रथम इसको गाया गया। गायन का जो समय होता है लगभग वो 52 सेकंड होता है। ये सब पॉइंट्स याद रखेंगे। नेक्स्ट बात करेंगे सामाजिक न्याय का उद्देश्य का उल्लेख भारतीय संविधान में कहाँ है? मतलब अनुच्छेद पूछा जा रहा है आपसे, किस अनुच्छेद में है? तो याद रखिएगा अनुच्छेद में नहीं, यहाँ पर देखिए वैसे तो है हर जगह, मतलब एकदम डायरेक्ट नहीं बोला गया, लेकिन उद्देशिका अगर बात करें या प्रस्तावना है, इसमें दोस्तों डायरेक्ट बताया गया है सामाजिक न्याय के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या राइट आंसर हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगर ऑप्शंस में बात करें तो जो है अनुच्छेद 14 क्या कहता है? ये कानून के समक्ष जो है क्या कहता है? समता का अधिकार देता है। कानून के समक्ष जो है समता का अधिकार आपको देता है। अगर बात करेंगे 15, तो 15 में दोस्तों सार्वजनिक स्थानों पर भेदभाव नहीं होगा, इसका दोस्तों ये बोला जाता है 15 में। 16 में दोस्तों बात करेंगे तो अवसर की समानता का प्रावधान है, मतलब सबके लिए समान अवसर का इसमें प्रावधान है। प्रस्तावना की बात करें तो संविधान का ये अंग माना जाता है, और स्टार्टिंग का ये कई रूपरेखा या फिर कह सकते हैं कि जो है कई वर्ड यहाँ पे यूज़ करते हैं कि मतलब उसको व्यक्त करता है, क्या हमारा टारगेट है, क्या करना है हमको। नेक्स्ट बात करेंगे भारतीय संविधान के अनुसार लोकसभा के चुनाव लड़ने की न्यूनतम शैक्षिक योग्यता, माने कितना पढ़ा लिखा होना चाहिए, शैक्षिक योग्यता पूछा जा रहा है। तो देखिए, तो ऐसी कोई भी योग्यता का उल्लेख नहीं है कि लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए आप इतने पढ़े होने चाहिए, तो ऐसी कोई योग्यता का आवश्यकता नहीं है। इसके लिए लड़ने के लिए उम्र निर्धारित है 25 वर्ष। ठीक है, 25 वर्ष। जैसे इसी तरीके से एग्जाम पूछा जाता है उपराष्ट्रपति या राष्ट्रपति के लिए तो 35 वर्ष। ऐसे ही दोस्तों जो है ये सब चीज़ें बोली जाती हैं। राज्यपाल के लिए 35 वर्ष। नेक्स्ट बात करेंगे भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन कहाँ है? देखिए, भाग पूछा जाएगा तो भाग जो है वो 3 है। भाग क्या है? 3 है, और अनुच्छेद जो है 12 से लेकर के 35 तक ये
बताया गया है। इसमें दोस्तों बात करेंगे तो मौलिक अधिकार की बात करेंगे तो ये हमने यूएसए से लिया है, यूएसए से लिया है। अगर मौलिक कर्तव्य आ जाएगा तो रूस याद रखिएगा। अमेरिका से हमने लिया है मौलिक जो है अधिकार, और रूस से हमने लिया है कर्तव्य, तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होंगे आप, ठीक है। अब यहाँ पर बात करते हैं 6 प्रकार का दोस्तों हमको मौलिक अधिकार प्राप्त है, ठीक है। एक हमारा जो संपत्ति वाला था वो हटा दिया गया है। तो इसमें पहला सुन लीजिए, समता या समानता का अधिकार, इसमें 14 से लेकर के अनुच्छेद 18 तक। स्वतंत्रता का जो है वो 19 से लेके जो है 22 तक, और शोषण के विरुद्ध 23-24 अनुच्छेद। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25, 26, 27, 28, ठीक है, यानी 25 से लेकर 28 तक। सांस्कृतिक और जो है शिक्षा संबंधी जो अधिकार है वो 29 और 30 तक है, और संवैधानिक उपचारों का आप जानते हैं अनुच्छेद 32 है। नेक्स्ट बात करेंगे, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों का प्रावधान किस संस्तुति जो है संस्तुति द्वारा दोस्तों जो है क्या है, निम्नलिखित में से किसने की थी, मतलब इसकी कह सकते हैं सिफारिश, या फिर कह सकते हैं किस समिति ने दोस्तों इसको करने के लिए कर्तव्यों को जोड़ने के लिए काम किया था। भाषा चेंज कर सकता है। तो देखिए दोस्तों, सरदार स्वर्ण सिंह समिति, ठीक है। अनुच्छेद है आपका 42वां संविधान संशोधन, संविधान संशोधन, और 1900 क्या है 76 याद रखिएगा, ठीक है। इसी को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, ठीक है। इसको कहाँ रखा गया है, भाग 4 के क में, भाग 4 के क में रखा गया है। कहाँ रखा गया है, क में रखा गया है। या फिर बात करें अनुच्छेद में तो 51, अनुच्छेद के 51 के क में रखा गया है। इसमें दोस्तों जो है कुल संख्या 11 हो चुकी है, किसकी, मौलिक कर्तव्यों की। मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया, रूस से लिया गया, याद रखिएगा। समिति जो है स्वर्ण सिंह समिति, सरदार स्वर्ण सिंह समिति। बलवंत राय मेहता समिति भी बहुत बार आता है, तो मैंने कई बार इसको बताया कि जो पंचायती राज व्यवस्था वाला इत्यादि है, ये सब चीज़ें जो है इन्हीं के अध्यक्षता पर किया गया था, ठीक है। और बात किया जाए मतलब ग्रामीण विकास के लिए दोस्तों ये पंचायती राज से रिलेटेड ही है। और सुनियोजित कार्यक्रम एवं जो व्यवस्था पर विचार विमर्श करने के लिए बलवंत राय मेहता जी की अध्यक्षता में 1957 दोस्तों बलवंत राय मेहता वाला याद रखिएगा, ठीक है, समिति। लेकिन यहाँ पर क्या कर्तव्यों से, मूल कर्तव्य मौलिक कर्तव्यों से तो 11 संख्या है, रूस से हमने लिया है। 42वां संविधान संशोधन 1976, सरदार स्वर्ण सिंह समिति। नेक्स्ट बात करेंगे, मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाओं का निर्माण होता है। लसिका कोशिका बनते हैं वृहद अस्थि में। कहाँ, वृहद अस्थि में बनते हैं लसिका कोशिका। इस कणिकाओं को क्या कहते हैं, लसिका को कहते हैं लिम्फोसाइट्स कहते हैं। क्या कहते हैं, लिम्फोसाइट्स कहते हैं, याद रखिएगा। लसिका क्या करता है, घाव को भरने में सहायता प्रदान करता है। यकृत से संबंधित बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, तो सुन लीजिए, यकृत जो है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यकृत द्वारा दोस्तों पित्त रस का श्रवण होता है, और पित्ताशय में दोस्तों जमा रहता है। और दोस्तों बात करेंगे, पित्त रस क्या करता है, भोजन को अम्लीय से क्षारीय बनाता है। क्या बनाता है, अम्लीय से क्षारीय बनाता है। यकृत से एक हिपैरिन नाम का जो है श्रवण करता रहता है, हिपैरिन, और ये क्या काम करता है, रक्त को दोस्तों जो है अंदर जमने से रोकता है, मतलब ब्लड के अंदर जमने से रोकता है। और एक जो है फाइब्रोजन नाम का, फाइब्रिनोजन दोस्तों नाम है, फाइब्रिनोजन नामक एक प्रोटीन होता है। ये क्या करता है, अगर शरीर जैसे ब्लड जो है बाहर अगर शरीर के हो जाता है तो उसमें थक्का जमने में मदद करता है। दोनों का नाम याद रखेंगे। देखिए, एक हिपेरिन है, हिपेरिन। हिपेरिन क्या होता है, रक्त के अंदर जो रहेगा ना, इसमें जमने नहीं देता है, यकृत द्वारा ही ये स्रावित होता है। दूसरा जो है वो क्या है, मैंने आपको बताया, क्या नाम है, ब्रीनोजन, ठीक है। ये क्या कहता है, ये रक्त के जब बाहर कहीं फूट जाता है, तो मान लीजिए घाव लग जाता है, तो वहां बाहर थक्का जमने में मदद करता है। तो ये दोनों का नाम आप याद रखेंगे, ठीक है, प्रोटीन होता है। नेक्स्ट बात करेंगे, किसी परमाणु में उपकक्षाओं को भरने का जो क्रम है किसके द्वारा निर्धारित होता है। तो ये जो निर्धारित होता है हुंड के नियम के अनुसार ये होता है। क्या होता है, हुंड के नियम के अनुसार ये होता है, याद रखिएगा। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा क्या मैं बोल रहा हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। किसी परमाणु के जो उपकक्षाएं, परमाणु की जो उपकक्षाएं, इसको भरने का जो क्रम है ये हुंड के नियम के द्वारा निर्धारित किया जाता है। और दोस्तों सुनिएगा, अगर यहाँ पर दोस्तों क्या हो रहा है, परमाणु में उपकक्षाओं को भरने का क्रम बोला जा रहा है, लेकिन उपकक्षाओं में इलेक्ट्रॉन के क्रमिक प्रवेश, इलेक्ट्रॉन के जब क्रमिक प्रवेश का आ जाएगा तो याद रखिएगा आप बाउ का सिद्धांत कार्य कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे, प्राथमिक रंग कौन से हैं। तो प्राथमिक जो रंग है इसको मैंने याद किया है लहनी से, लहनी,
इसको मैं अलग अलग ट्रिक से भी आपको याद करवा दूंगा। लहनी से लाल, हरा और नीला, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा लहनी। ठीक है, कई लोग जो है ला में जो एक बनाए हैं ट्रिक ऐसे त्रिभुज करके, उससे भी याद करते हैं, लेकिन लहनी प्राथमिक रंग के लिए ज़्यादा यहाँ पर सोचना नहीं है। लहनी जैसे क्या होता है, जब कोई चीज़ आपको नहीं आता है तो बनारस इत्यादि जगहों पे बोलते हैं लहा दो लहा दो, तो ऐसे लहनी हमने लहाया है, लहनी यानी लाल, हरा, नीला, ये क्या है प्राथमिक रंग है। अगर बनाना हो मिला करके तो कैसे बनाएंगे, तो दोस्तों द्वितीयक रंग अगर बनाना है तो क्या करना है, लाल और नीला को मिला देंगे तो मर्जेंटा हो जाएगा। उसके बाद इसका मैंने ट्रिक भी बना रखा है, मैं आपको जल्दी प्रोवाइड करा दूंगा। और आपका हरा और नीला को मिला देंगे, हरा और नीला को, तो आपका श्यान बन जाएगा। और लाल और पीला को, सॉरी लाल और हरा को मिला देंगे तो आपका पीला बन जाएगा। ठीक है, तो वैसे देखने से भी पता चल जाता है, अगर आपको लहनी केवल याद है तभी भी। नेक्स्ट बात करेंगे जो है फेरोमैग्नेटिक पदार्थ क्या है, तो फेरोमैग्नेटिक मतलब चुंबक वाला काम वाला होगा, यानी चुंबक से दोस्तों क्या होता है, फेरो जो मैग्नेटिक पदार्थ है ये चुंबक से आकर्षित होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, चुंबक से आकर्षित, मैग्नेटिक दिया है ना तो ऐसे पकड़ लीजिए। ये दोस्तों जो है क्या होता है, जो चुंबक से प्रबल आकर्षित होते हैं, क्या है, प्रबल आकर्षित होंगे तब। ठीक है, एक अनुचुंबकीय होते हैं पदार्थ। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों जो प्रबल होंगे उसमें से आप जानते हैं कि जो लोहा है, निकेल है, कोबाल्ट है, ये सब चुंबकीय पदार्थ हैं। अगर दोस्तों अनुचुंबकीय आ जाएगा, एग्जाम में याद रखिएगा, एक अनुचुंबकीय होते हैं, उसमें क्या कौन कौन होते हैं, प्लेटिनम होता है, क्रोमियम होता है, सोडियम होता है, पोटेशियम, ऑक्सीजन, अल्मुनियम, ये सब अनुचुंबकीय पदार्थ होते हैं। मतलब थोड़ा सा जो है क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की ओर घूम जाते हैं या फिर उनकी दिशा में हो जाते हैं, उनको अनुचुंबकीय बोलते हैं। नाम सुन लीजिएगा, प्लेटिनम, क्रोमियम, सोडियम, पोटेशियम, ऑक्सीजन हो जाएगा, अल्मुनियम, और ये सब जो है क्या होते हैं, अनुचुंबकीय पदार्थ होते हैं। अगर प्रबल चुंबकीय बात करेंगे, लोहा, निकेल, कोबाल्ट, लौह, ये सब होते हैं। ठीक है, प्रतिचुंबकीय पदार्थ भी आप याद रखेंगे, जैसे आपका विमर्थ होता है, एंटीमनी, सोना, चांदी, तांबा, जिंक, शीशा, जल, अल्कोहल, हवा, हाइड्रोजन, ये सब प्रतिचुंबकीय पदार्थ होते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे ध्वनि की तीक्ष्णता दोस्तों जो है, श्रीलनेस दोस्तों जो है ये किस पर निर्भर करता है, तो ये दोस्तों करता है आवृत्ति पर। किस पर, आवृत्ति पर दोस्तों निर्भर करता है, याद रखिएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जैसे जैसे ध्वनि की आवृत्ति बढ़ाई जाती है वैसे वैसे ध्वनि की तीक्ष्णता या फिर तारत्व दोस्तों बढ़ता जाता है। ठीक है, और तथा क्या होगा, ध्वनि की तीक्ष्णता या पतली हो जाती है। ठीक है, जैसे बच्चों, स्त्रियों में क्या होता है, आवाज़ उनकी पतली होती है, तारत्व अधिक होता है, कड़वाहट एकदम चुन्न से लगेगा। ठीक है, तारत्व दोस्तों ज़्यादा होता है, लेकिन पुरुषों की आवाज़ जो होती है मोटी होती है, तारत्व कम होने के कारण। ठीक है, तो याद रखिएगा आवृत्ति कारण ये होता है। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर, सूर्य का अवलोकन करने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष मिशन का नाम आपको बताना है, तो L1 है, आदित्य L1। ठीक है, कौन सा है, आदित्य L1 है, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा आपका बी, आदित्य L1। ये दोस्तों क्या है, ये दोस्तों सूर्य और जो सौर्य कोरोना है, मतलब जो ये बाहर का सूर्य है ना, ये बाहर का जो पर मतलब आगे का है, इसको कोरोना कहते हैं। ये दोस्तों का जो निरीक्षण करने वाला जो भारतीय अंतरिक्ष मिशन था, ये आदित्य L1, याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, किस देश की संसद ने अपनी सुप्रीम कोर्ट की शक्ति को सीमित करने का विधेयक पारित किया, तो ये दोस्तों इजराइल ने किया है, और इजराइल की काफ़ी बात चल रही है, युद्ध चल रहा है, तो आप जान सकते हैं, करंट है, पूछा जा सकता है। इजराइल ने दोस्तों क्या किया है, जो सुप्रीम कोर्ट की निगरानी करने की जो शक्ति है इसको सीमित किया है। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे, फिल्म फेयर अवार्ड 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड किसे दिया गया, तो ये आलिया भट्ट को दिया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, 2023 वाला अवार्ड फिल्म फेयर का। और क्यों दिया गया, गंगूबाई काठियावाड़ी, इसमें देखिए उनका जो एक्टिंग है बहुत खतरनाक है, तो सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, किस राज्य ने एक पंचायत एक प्लेग्राउंड प्रोजेक्ट की शुरुआत की है, तो ये केरल राज्य ने किया है। प्लेग्राउंड, एक पंचायत एक प्लेग्राउंड दोस्तों जो है केरल राज्य ने दोस्तों स्टार्ट किया है, याद रखिएगा। इस परियोजना का जो उद्देश्य है पंचायत स्तर पर खेल संस्कृति को पुनर्जीवित करना है। नेक्स्ट बात करेंगे, दुनिया की सबसे बड़ी शक्तिशाली रॉकेट स्टारशिप की लॉन्चिंग फेल हो गई, ये किस एजेंसी द्वारा दोस्तों लॉन्च किया गया था, ये दोस्तों जो है किया गया था अमेरिका का जो है स्पेस एक्स है ना, तो ये इसके द्वारा दोस्तों जो है राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, ये दोस्तों जो दुनिया का सबसे जो शक्तिशाली रॉकेट स्टारशिप है, इसकी लॉन्चिंग फेल हो गई और इसे एक्स जो मतलब स्पेस एक्स द्वारा दोस्तों लॉन्च किया गया।
और याद रखिएगा सॉस, इसे टेक्सास, याद रखिएगा इसे टेक्सास अमेरिका ने लॉन्च किया था, टेक्सास अमेरिका। ठीक है, इस रॉकेट की ऊंचाई 120 मीटर थी, 120 मीटर। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ऑटोमोबाइल कंपनी ने ऑनलाइन रिटेल सेल्स प्लेटफॉर्म व्हील ऑन वेब लॉन्च किया? व्हील्स ऑन वेब जो दोस्तों लॉन्च किया वो टोयोटा ने लॉन्च किया। किसने? टोयोटा ने लॉन्च किया है। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। यह ऑनलाइन जो है रिटेल सेल्स प्लेटफॉर्म बेंगलुरु शहर के ग्राहकों हेतु लॉन्च किया गया। बेंगलुरु शहर के जो ग्राहक हैं उनके लिए लॉन्च किया गया। नेक्स्ट बात करेंगे, अज्ञात शवों के लिए दोस्तों डीएनए डाटाबेस तैयार करने वाला पहला राज्य कौन बना? तो ये हिमाचल प्रदेश बना है। और ये दोस्तों ये प्रक्रिया अप्रैल 2022 से ये शुरू कर चुके हैं। अप्रैल 2022 से ये प्रक्रिया शुरू कर चुके हैं। जो अज्ञात शव है इनका डीएनए डाटाबेस रखने का, तैयार करने का, सॉरी। नेक्स्ट बात करेंगे, अप्रैल 2023 में निम्न में से किस कंपनी को दोस्तों मिनी रत्न दोस्तों जो है यहाँ पर कैटेगरी है, ये क्रांतिकारी हो गया है, कैटेगरी 1 का दर्जा मिला हुआ है? तो देखिए दोस्तों इनमें से जो मिला वो सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को मिला हुआ है मिनी रत्न कैटेगरी का, कैटेगरी नंबर 1 का दर्जा, याद रखिएगा। और ये कंपनी 2011 में दोस्तों जो है स्थापित की गई थी। ठीक है, 2011 में ही है और इसे मिनी रत्न जो है कैटेगरी 1 का दर्जा प्राप्त हो गया है। याद रखिएगा, सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट बात करेंगे और सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय में सैन्य सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो याद रखिएगा जो नियुक्त किया गया है वो संदीप सिंह जी को किया गया है और अनिल चौहान जी की जगह पर। ठीक है, याद रखिएगा, दोनों बात सुनिएगा ध्यान से। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय में सैन्य सलाहकार के रूप में संदीप सिंह जी को नियुक्त किया गया और किसके जगह पर? अनिल चौहान जी के जगह पर इन्हें नियुक्त किया गया है। ये दोनों पॉइंट याद रखेंगे। नेक्स्ट बात करेंगे, हाल ही में जल पर्यटक और साहसिक खेल नीति 2023 को किस राज्य सरकार ने मंजूरी दी है? हाल ही में जल पर्यटक और साहसिक खेल नीति 2023 को किस राज्य ने मंजूरी दिया है? तो मंजूरी दिया है उत्तर प्रदेश राज्य ने। किसने? उत्तर प्रदेश राज्य ने दोस्तों जल पर्यटन और साहसिक नीति 2023 को मंजूरी दिया, खेल नीति को। और यह दोस्तों क्या है, उत्तर प्रदेश का कैबिनेट जो है 1 अगस्त को यह नीति को दोस्तों इन्होंने मंजूरी दिया। और इसका उद्देश्य जो है राज्य में जल पर्यटन और एडवेंचर जो स्पोर्ट्स स्थल है इसको बनाना है। अगर बात करें दोस्तों इस नीति को सरकार द्वारा घोषित करने की जो तिथि थी वो 10 वर्ष, जो भी घोषित करने की तिथि है उससे दोस्तों 10 वर्ष तक ये मान्य रहेगा। ठीक है, तो याद रखिएगा 1 अगस्त को दोस्तों जो है मंजूरी दी गई है 2023 में। करेंट का क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो देखिए दोस्तों ये आपके 25 क्वेश्चन थे, 45 नंबर सेट था दोस्तों। आशा करते हैं दोस्तों सामान्य ज्ञान का ये सेट आपको पसंद आया होगा। अधिक से अधिक वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने के लिए इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज लाइक एंड शेयर। धन्यवाद।